अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं अर्मिला हसन। साथ साथ आपको 4 छुट्टियां भी मुबारक कहेंगे। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, नई सुबह का आगाज कर चुके हैं। अर्मिला सेड आपको जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा बहुत ही खूबसूरत दिन होता है यूजुअली वीकेंड के अंदर। वीकेंड से पहले इनफैक्ट थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का हाफ डे भी होता है जुम्मे वाले दिन। सो आई बिलीव कि जुम्मा आपके लिए एक रिलीफ का बाइस ज़रूर होता है सारी उस हेक्टिक रूटीन के अंदर जो चलती आ रही होती है। गर्मियों के अंदर कोई छुट्टी नहीं है। हमारा ये बिल्कुल प्लान नहीं होता कि हम गर्मियों पर बात करें, लेकिन बिलीव इट और नॉट जब भी मैं बैठता हूँ मुझे एक ऐसा एहसास होने लगता है कि हमें बात करनी चाहिए बिकॉज इट्स रियली हार्ड एंड इट्स रियली हॉट। और अनला कल भी हमने जिक्र किया था, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। 6-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अभी हम उन इलाकों की बात करें जहां कंपैरेटिवली कम लाइट जाती है। वो इलाके बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त रिश्तेदार जो उन इलाकों में रहते हैं और उन्होंने बताया है, और इनफैक्ट मेरी अपनी अम्मी वगैरह सब यही बता रहे हैं कि 15-16 घंटे से कम लोड शेडिंग नहीं हो रही, लाइट जाती है। आपको नहीं पता कि लाइट कब वापस आएगी। सो ये तो मामला है, सिर्फ जाती है आने का नहीं पता है। सो ये लोड शेडिंग, ऊपर से ये गर्मी और इतनी शदीद गर्मी। कल और परसों से तो इमरान मुझे लिटरली मेरे मूड पे उसका असर है। मुझे गुस्सा आ रहा था, इतनी शदीद गर्मी थी। उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि हम डिहाइड्रेट होते हैं और उसका हमारी बॉडी पे असर होता है इस चीज का जब इतनी ज्यादा गर्मी है। और मैं तो बच्चों के बारे में खास तौर पे सोच रहा हूँ, जो भी हमारे ये लोड मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ करें। और ये मैं आपको बहुत दिल से बात कर रहा हूँ, बच्चे बिलक रहे हैं। यकीन मानिए इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर खास तौर पे जो लोग रहते हैं तंग छोटे छोटे घरों में कैसे गुजारा होता है। और अगर आप 10-10 घंटे बिजली नहीं लेके जाएंगे, फिर लोगों ने सारा दिन काम करना है, वो रात को सोएंगे नहीं। इमरान, आप बिजली की बात करें, लोगों के घरों में गैस भी नहीं आ रही है। अब गर्मी का गैस से क्या ताल्लुक है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सर्दियों में सबका मैनेजमेंट से ताल्लुक है। वी हैव द पुअर मैनेजमेंट, देयर इज नथिंग एल्स। और हम किसकी तरफ देखें हमें नहीं पता। ये 25 करोड़ लोग, ये 7वीं न्यूक्लियर पावर दुनिया की, इसका एक एक शहरी किस तरफ देखे उसको नहीं पता है। कुछ एहसास करें, मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से, लोगों का एहसास करें। हम सब ने मरना है, लोगों का एहसास करें। आगे बढ़ते हैं जी। आपको जैसा कि हमने जिक्र किया, हमारा दिल तो था कि हम सिर्फ अच्छी खबर आपको दें, और वो छुट्टियों के हवाले से है। अर्मला वाज वेरी एक्साइटेड दो कि अर्मला की 4 छुट्टियां बिल्कुल कोई नहीं है, ना मेरी हैं। वी विल बी देयर ऑन ईद, वी विल बी देयर यू नो ईद के अगले दिन भी। तो हमारी तो छुट्टियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा चले भाई जिनकी हैं उनकी खुशियों में 4 छुट्टियों का ऐलान किया जी वफाकी हुकूमत ने। आपको ईद के ऊपर 4 छुट्टियां मिलेंगी। ठंडी ठार ईद होगी, ऊपर से मौसम अच्छा हो जाएगा, ऐसा महकमा मौसमियात ने भी कह दिया है। और अच्छी खबर है, पहले ये छुट्टियों का ऐलान किया गया था, फिर उस पर कुछ दोबारा से नजरसानी भी करने के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन अब 4 छुट्टियां आपको ईद पे मिल गई हैं जी। अयाशी करें, क्या याद करेंगे। चलें जी। और इसके साथ एक गम की भी खबर है, जो कि आप सब लोग नजर रखे हुए थे और हम आपको नजर रखवाए हुए थे। टाइटैनिक का जिक्र करते हैं। वैसे तो 1912 में डूबा था, लेकिन 111 साल के बाद, 1 सदी से जायद हो गया, कल फिर 5 जिंदगियां टाइटैनिक ले गया। इसका हादसा पुराना हो के नहीं दे रहा है, देयर इज समथिंग, हर कुछ अरसे बाद जिंदा हो जाता है। टाइटैनिक के मलबे तक आपको मालूम है तफरीही सफ़र पर एक एक्सपीडिशन गया था, टाइटन नाम का। यहाँ पे इसके अंदर 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद सवार थे। इनकी मौत की तस्दीक हो गई है। सेहत का इंतज़ाम करने वाली जो कंपनी है ओशन गेट, इसने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और उसने कहा है कि हमारे CEO स्टॉक एंड रश शहजादा दाऊद, जो कि पाकिस्तानी, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, इसके अलावा हमेश हार्डिंग और पॉल हेनरी जो कि इसके अंदर मौजूद थे, अपनी जानें गंवा चुके हैं। और अमरीकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये अफसोसनाक खबर मीडिया को बिल्कुल उन्होंने कहा जी लापता आबदोज टाइटन की तलाश के दौरान जुमेरात की सुबह टाइटन आबदोज की जो दुम है, वो लैंडिंग फ्रेम है और इजाफा मलबा जो है वो भी दरियाफ्त हुआ है। और इसका मलबा समंदर के जिस हिस्से में मौजूद है उससे मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि दर्जा हरारत मुंजमद कर देने वाला होता है और वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। दूसरी जानिब जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, इस आबदोज में जी बरतानवी ताजिर ने आखिरी लम्हे में बैठने का इरादा तर्क किया था। और उनके मुताबिक आबदोज में जो पुराना मवाद इस्तेमाल किया गया, इसमें सवार होने वाले उनका पूरा प्लान था, मगर जब देखा कि सिर्फ वीडियो गेम के जरिए कंट्रोल से ऑपरेट करना है, वीडियो गेम कंट्रोल से ऑपरेट करना है, तो वो पीछे हट गए। और इसी तरह जो ऑलरेडी इस सफ़र के ऊपर गए हुए थे, जो इस आबदोज के अंदर ऑलरेडी सफ़र कर चुके थे, उनके भी कुछ बहुत हैरत अंगेज़ किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं।
हैं, उन्हें बताया कि जी ये सारी आबदोज के अंदर जो टेक्निकल फॉल्ट्स तो हैं ही, बाहर की दुनिया से इसका राबता कटा होता है, मसला हर बार होता है और ये राबता कटने से वो आबदोज अपने ओन पर होती है, बाहर से लॉक्ड होती है, इसके बोल्स होते हैं जो तारों से कनेक्टेड होते हैं। लिहाजा बहुत सारे ऐसी रिवील किया गया ऐसे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जो शायद बहुत बड़े सवालात उठा रहा है इसकी सिक्योरिटी के ऊपर कि किस तरह से इस आबदोज को उतारा गया और इस तरह को टूर पे भेजा गया। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जिन डायरेक्टर ने इनकी खामियों की निशानदेही की थी उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। कल अनलकीली इसके CEO खुद इस कंपनी के जो कि इसकी मार्केटिंग वीडियोस में भी हमें नजर आते हैं, जो इसे दुनिया का बहुत बड़ा एडवेंचर करार देते हैं, जो कहते हैं कि खला से ज़्यादा जो शोबा है इसके अंदर इस तहकीकात करने की ज़रूरत है, वो भी कल इसके अंदर उनकी भी हलाकत हो गई। सो बड़ी अफसोसनाक खबर है, तमाम फैमिली से हम इज़हार अफ़ करते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आज की बड़ी खबर में क्या हमारे पास, इस पर निगाह डालते हैं। बड़ी खबर साने 9 मई, ऐसा लगता है कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, चाहे उसको जैसे भी याद किया जाए, यकीनी तौर पे अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा जैसे वाक़यात इसमें हुए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक पल में जो उस वक्त के हीरो थे उनको ज़ीरो कर दिया और कई ज़ीरोज़ को हीरो भी बना दिया। वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार हुई, सख्तियाँ उस पर बढ़ गई। हमलों में मुलव्वस जो शरपसंद थे, फ़ौजी अदालतों में उनके हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं। गिरफ्तार शरपसंदों के होशरुबा इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। हमलों की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पर डाली जा रही है और सारे ताने बाने ज़मान पाक से मिलाए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलाने का पुरजोर मुतालबा भी किया जा रहा है और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ की बिखरने का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की 2 और आम विकटें गुलाम सरवर खान और हुमायूं अख्तर खान की सूरत में गिरी। दोनों ने यूं करके पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, इधर से गिरफ्तार, यस बिकॉज इधर से गिरफ्तार हुए, इधर से छोड़ दिया जब तक छुपे रहे। खैर, इधर फौजी अदालतों में जी शहरियों के ट्रायल के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब और नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक बार फिर आमने सामने हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतें हैं इसमें सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तों पर बड़ी अहम समाअत अरला की गई। बिल्कुल, समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील गया था, मगर समाअत के आगाज पर नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल का फैसला नहीं हो जाता इस वक्त तक हर बेंच गैर कानूनी है। इसके बाद बेंच में शामिल जो सीनियर मोस्ट जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने भी जस्टिस फाइज ईसा साहब से इत्तफाक किया और दोनों जजेस ने बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया। बेंच टूटने पर चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जिसने समाअत का दोबारा आगाज किया। बैरिस्टर एहतजाज हसन के वकील जो लतीफ खोसा है, इन्होंने फौजी अदालतों के खिलाफ दलाइल दिए। अदालत फौजी अदालतों की कार्रवाई पर कई सवालात उठाए, ताहम लतीफ खोसा साहब ने फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल रोकने के लिए इसे ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाए, ताहम चीफ जस्टिस ने इसे मुस्तरद करते हुए 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार तमाम अफराद की फहरिस्त तलब कर ली है। इस केस की मजीद समाअत आज भी होनी है और बड़ी अहम समाअत है। जाजेब अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बात से उनसे हम जानते हैं कि उनके पास ताज़ा तरीन क्या है इस केस को लेकर। जाजेब, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या तफसीलात हैं आपके पास इस केस के हवाले से, ताज़ा तरीन आज के लिए? बहुत शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के ऊपर समाअत करने जा रहा है। बैकग्राउंड के तौर के ऊपर हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि कल पहली समाअत थी, 9 रुकनी बेंच आया, लेकिन नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक प्रिंसिपल स्टैंड दिया। उनका ये मौक़िफ़ था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक हम आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी केसेस हैं वो नहीं सुनेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तो हत्ता के ये भी कह दिया कि ऐसा बेंच जिसमें मैं नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं तो उसको कोर्ट भी नहीं मानता जब तक कि आर्टिकल 184(3) के हवाले से जो कानून साजी है, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, जब तक उस मामले को डिसाइड नहीं किया जाता। इन 2 जजेस के बाद फिर दूसरे फेज में हियरिंग हुई, 7 जजेस दोबारा आए, आर्ग्यूमेंट्स हुए। लतीफ खोसा जो कि एहतजाज हसन के वकील हैं, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए और तमाम डिटेल्स कोर्ट के सामने रखी और आखिर में ये इस्तदा की
कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको काम से रोका जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इस इस्तदा को फौरी मंजूर करने की रद्द कर दिया और ये कहा कि हम फौरी तौर के ऊपर ये इस्तदा मंजूर नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद समाअत आज तक के लिए मुलतवी की गई है। आज दोबारा दूसरी समाअत होने जा रही है और आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से तफसीलात मांगी हैं कि सिविलियन और मिलिट्री तहवील में कितने लोग हैं जो 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए, उनकी डिटेल्स दी जाएं और क्या सिविलियन और मिलिट्री तहवील में कोई ख़वातीन भी हैं या कम सिन या कम उम्र लोग भी हैं, उनकी डिटेल्स भी फराहम की जाएं। इसके अलावा तमाम फ्रीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें वज़ीर आज़म को भी फरीक बनाया गया था, वज़ीर दिफा को भी, वज़ीर कानून को भी, वज़ीर दाखिला को भी इस मामले में फरीक बनाया गया था। तो आज दोबारा इस केस के ऊपर समाअत होने जा रही है, लेकिन जो 7 रुकनी बेंच है उसमें भी हमें ये कल की कोर्ट प्रोसीडिंग में ये लगा कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि इन दरख्वास्त गुजारान ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू क्यों किया। बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी ये सवाल कर रहे थे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने इन तमाम अफराद को मिलिट्री की तहवील में दिया, तो जो ये अमल था यानी इंसदाद दहशतगर्दी का ये फैसला कि इन तमाम अफराद को मिलिट्री की तहवील में दिया जाए, इस फैसले के खिलाफ अपील का फोरम क्या है, क्या उस फैसले के खिलाफ कोई अपील फाइल की गई, इसकी तफसीलात हमें दी जाए। तो यूँ लगता है कि जैसे अब भी ये जो 7 रुकनी बेंच है इसमें मुत्तफिका फैसला शायद ना आ सके और इसमें भी कहीं ना कहीं डिवीजन मौजूद हो। इसकी बुनियादी वजह जो बतौर कोर्ट रिपोर्टर मुझे समझ आती है वो ये है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जब कोई फैसला दिया जाता है उस फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं होता बल्कि रिव्यू होता है और रिव्यू का जो स्कोप है वो बड़ा महदूद होता है। और आर्टिकल 184(3) के मामले पे अदलिया पहले ही तकसीम है। एक सेक्शन ऑफ जजेस का ये कहना है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो हमारी प्रोसीडिंग है ये बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि एक सेक्शन जुडिशरी का ये कह रहा है कि 184(3) के तहत जो फैसले हैं उसके खिलाफ अपील का हक होना चाहिए, क्योंकि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलात को देखती है, तो अपील का हक न मिलना ये भी दरहकीकत बुनियादी अच्छा, ये जो इंसाफ के असूल हैं उनके खिलाफ है। जस्टिस फाइज ने कल जो पॉइंट उठाया था जाज़ेब कि सबसे पहले जो प्रोसीजर एक्ट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसके ऊपर स्टैंस वाजे होना चाहिए कि ये सबसे पहले क्लियर हो एंड देन बाकी मामलात चलेंगे, और वो बुनियाद है अदालती फैसले की, अदालती ढांचे की हम अगर कहें तो क्या अदालत के लिए आसान है पहले उसको सेटल करना और फिर इसकी तरफ जाना, या चीफ जस्टिस साहब मुख्तलिफ सोच रहे हैं इससे? आपको क्या लगता है अब तक की प्रोसीडिंग से? देखें, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना क्यों, इसका एक पूरा पस मंजर है। एक तवील वक्त से हमारी वकला बरादरी और जुडिशरी के अंदर से ये आवाज़ उठाई जाती रही कि आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट होना चाहिए, और इसका तरीका ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर आइनी इदारे के हेड हैं, वो खुद एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते तमाम जजेस के सामने और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 जो हैं उनमें तरमीम करके आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करते। ये मुतालबा बार बार किया जाता रहा, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। बिलखसूस कई चीफ जस्टिस साहिबान इस मामले पे को नज़रअंदाज करते हुए रिटायर हो गए। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया और इसमें यह तय किया कि जब भी अस्कुद नोटिस या आर्टिकल 184(3) के तहत कोई मामला आएगा तो 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए या ये दरखास्त इसको मंजूर करना चाहिए या नहीं। अब वो 3 रुकनी कमेटी क्या थी? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 मोस्ट सीनियर जजेस, और इन 3 में जो अक्सरियती फैसला होगा वही प्रिवेल करेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी वो कानून बना ही नहीं था और उस मुजवजा कानून को बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दे दिया और इसके ऊपर भी जुडिशरी के अंदर वाज़े तकसीम जो है वो मौजूद है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी पेंडिंग है और देखना यह है कि कब वो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होता है। थैंक यू वेरी मच आज़ेब, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जी जिस पे आज समाअत होने जा रही है दोबारा से, और जो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के हवाले से आज जो बात होगी इस पे हमारे नुमाइंदे हमें इन डिटेल बता रहे थे। एंड इट्स इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। लेट्स सी कि आज क्या फैसला होता है, ये मामला किस जानिब जाता है, इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं सिंस इस वीकेंड, और आपको मालूम है कि वीकेंड्स के ऊपर हम आपके लिए फ्लैग सेगमेंट लेकर आते हैं और फ्लैग्स के अंदर आपकी मुलाकात हम मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ सुफरा से करवाते हैं। मुख्तलिफ एम्बेसडर्स हमारे साथ होते हैं और ये सेगमेंट शुरू करने का मकसद भी ये था कि पाकिस्तान के दीगर जिन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, सभी के साथ हैं इनफैक्ट, तो उनको न सिर्फ उजागर किया जाए बल्कि ये भी देखा जाए कि मुस्तकबिल के लिए क्या इम्कानात मौजूद है, मुस्तकबिल में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसी सिलसिले में आज हमने कहा एक बराह रास्त सेगमेंट आपके लिए प्लान किया जाए, जो ऑफ एंड ऑन हम करते रहते हैं आपके लिए। तो आज ही हमने एक ऐसी शख्सियत को, ऐसी मेहमान को दावत दी है जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। वो लोग जो यूरोप के अंदर बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उसको समझना चाहते हैं या समझते हैं, उनके लिए सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स दो ऐसे ममालिक हैं जिनके 75 साल पुराने ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान छठा बड़ा नॉन यूरोपियन कोऑपरेशन पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद नेदरलैंड्स, और 75 साल ये दोस्ती है। सिंस 1955 एम्बेसी कायम हुई नेदरलैंड्स की पाकिस्तान में, जो पहले कराची में थी, फिर 10 साल बाद इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई, और उस वक्त से लेकर अब तक पहले मुख्तलिफ कोऑपरेशन फंड्स की सूरत में नेदरलैंड्स पाकिस्तान का पार्टनर रहा, और फिर 2011 से ये जो ताल्लुकात थे ये तिजारती ताल्लुकात, ट्रेड रिलेशनशिप में बदल गए, और अब भी एक बेहतरीन ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद हैं। सो आज हमने कहा कि हम इसी पे बात करते हैं। टुडे वी हैव द ऑनर, हमारे साथ मैम हेनरी डिफ्रेज मौजूद हैं जो कि एम्बेसडर हैं नेदरलैंड्स की पाकिस्तान के अंदर। शी हैड अ पर्सनल विजिट टू लाहौर, सो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनको स्टूडियोज़ में बुलाएं और इनसे पाकिस्तान नेदरलैंड रिलेशनशिप को लेकर भी बात करें और मजीद जाने कि आगे क्या एवेन्यूज़ हैं जिस पे दोनों ममालिक काम कर सकते हैं। सो लेट मी हैव द ऑनर टू वेलकम मैम हेनरी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एक्सीलेंसी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप तशरीफ लाएं। Thank you very much for inviting me. It's really wonderful to be in your show today to have this talk together. It's an honor. How's Lahore treating you so far? Very well, actually. We had very interesting discussions with several partners, also from the government, from NGOs, from business, of course, because there's a lot of dairy business persons we met. So it was really very interesting so far. So since it's been 75 years, I was just reading some very important points between Pakistan and Netherlands. They are very important countries for each other. You've been here for last almost 9-10 months. How's your experience so far working in embassy here in Islamabad in Pakistan? Now, there are a lot of opportunities, like you already indicate. I mean, we have very strong trade relations. Pakistan is for the Netherlands the 6th non-European trade partner. Netherlands is for Pakistan the 5th trade partner. We have, of course, a gateway. Netherlands is a very small country, but we're a gateway for Europe. So a lot of goods come through our country, are exported also out of our country. But, and so far it has been very interesting to get to know your country, which is at best sometimes a little bit difficult, confusing, because many things are happening. Yes. And in the beginning I had to say I thought I would really start especially to work on economic development, but when I came here and the floods were there, so the first thing I started to work on was humanitarian support for the flood victims, and we also, on request of the Pakistani authorities, we of course started with a group of experts on water management. That's very great. So, and that we're still working on together. So with, it is kind of very old relation or a kind of contact between these two countries, as you told about the water. You got your degree in economic and geography management, and then you've been doing the same job in somehow you have worked on it in Bangladesh as well, in different countries. So what is the basic difference that you find between Pakistan and all those countries, and what things can be done to improve when we talk about these all basic things in Pakistan? Now, I think Pakistan is, of course, quite a big country with a huge population. My previous country I served was Mozambique, 30 million people. Yeah. That's a different scale, of course. So the scale is very different in Pakistan. Also, sometimes you feel that Pakistan has, of course, different provinces, and they're all quite different in dynamics, even in culture. So you feel like, of course, it's one country. Yeah. And that's of course clear to everybody, but you also have to understand that differences, that the different provinces have different problems, you have to find different solutions. At the same time, in water management, for example, they all have to work together. This is one of the biggest problems that we have nowadays. Yeah, you have to work with the federal government as well as the provincial governments, and we try, we are working in a platform with them to identify how we can resolve these water issues, for example. The difference with
Bangladesh, for example, is, yeah, it's a much smaller country, so more easier to some expect, some way more easier to work with. And with water management, with Bangladesh, we had already for 50 years a relationship. Pakistan, we're now starting, so it's more building up certain things. So in trade, we have a very long relationship with your country for now hundreds of years, actually. True. So, so that is something you just continue to work on, and that's amazing to see. But in water management, we're still, trying to identify what's best to do and how to do that. True. That's amazing. As we mentioned that Netherlands and Pakistan are celebrating 75 years of bilateral relationship. So celebrations are going on and so on. So how do you plan to celebrate this hallmark of 75 years, right? Now we started with a tulip garden. Oh, of course, we're famous for tulips. So in Dev9 Park in Islamabad, we had a beautiful exhibition with tulips. Great. Wow. And the tulips were produced in Pakistan. Oh, that's amazing. Really? They came from the north, so that is also very nice. So a Pakistani product with something that... So there's something you can actually relate between these two countries. That was, so we immediately had that relationship. We combined it with an exhibition on floods globally to show climate change, and that globally there are a lot of problems with water. So a Dutch photographer was also, we had this exhibition also very nice. We're going to do a huge celebration in July, a very big reception. We are closely working with the Pakistani embassy in The Hague. They also did an art exhibition. We're trying to do, one of the themes is climate change this year for us, because it's something, after the floods, especially for you, of course, it's a big topic also in the Netherlands, because we're fighting against water, as you might know, because my country 2/3 is below sea level, so if the sea level rises, we will disappear. So we have, that's why we have so much expertise in that area. But so from both sides, we do small things like art exhibitions, receptions, all kind of things. So as you have mentioned this climate change phenomenon, Pakistan is one of the countries which faces actually a lot of problems because of the countries who are actually reason to cause. You know, Pakistan is not actually causing the carbon emission, but we are, facing the floods and flash floods and so many things. So how you see the role of all these developed countries, in particular the European countries, to support countries like Pakistan, because we are somehow in a great trouble seeing all this. We may be contributing no more than 1 or 2%, but we are facing more than like 100% in terms of the disasters. How you see this? Now, look, climate change and the global problems it's causing is a joint responsibility. And the European countries have to take their responsibility to that respect. And I think we do. We honestly do. Of course, we are working very much on reducing our emission of CO2 and other substances. But that won't solve your problem at the moment. You're now faced with the direct consequences of our development, you could say. So we on the one hand, we have to stimulate a different way of using energy resources, fossil fuels, etc. On the other hand, we have to support you to find solutions to deal with the climate change. And that's also why I felt it was so important on water management, where we have such a huge expertise, that we really work with you and help you wherever we can to this respect. So I think we cannot deny that it's to the benefit of all of us, of the whole world, to help Pakistan also to deal with this. None of us want the glaciers to disappear in the Himalayas. I mean, this is a kind of legacy to the world. It's beautiful. We need it also. And so all of us, none of us want people, 33 million people being affected in the south of Pakistan. So we have to stand together and to solve these global challenges together. So there's a huge responsibility on the shoulders of countries in Europe, but I would say worldwide. Everybody has to join hands to solve this. Solve this, absolutely.
Since talking about your time in Pakistan, let's talk about how much you have loved Pakistani cuisine, because Pakistan has rich cuisines. So I really want to know what's your favorite food, and since you are vegetarian, as per our information, how come you manage not eating meat and all that and barbecues? So there's a lot of difference between your taste and like being a vegetarian. It's totally a different thing. So how come you manage that? I think people are, first of all, I already mentioned hospitality. Yeah. That also means that people are adjusting when I tell, because I always tell in advance. Look, Yeah. if I come somewhere and I haven't told people I'm a vegetarian and they serve me meat, Yeah. I think I will eat the meat. You Because eat- I will not offend people by Okay. not That's a taking very that. kind gesture, I must say. No, I don't know. I think because if you don't tell people, how can you expect people to respect your diet? So have I you got mean, a chance so far to eat something like? and I ate a lot. I eat a lot of Have you- palak paneer, for example. Have you tried nihari? Have Yeah, you yeah. So there are many things I Oh, do that's nice. eat. But they adjust. And I do eat fish also at Oh, times. lovely. So that also, So if this the- is not really a fish culture. If you ever get a it's, chance sometimes to go to Gwadar, do try the fish over there. I think Yeah, you will- I think I should go to Gwadar if it That'll only be was amazing for the fish. experience. I tell you, you will love Yeah. it. I tell you. So we have to go fake now. एक break हमने लेनी है. मैम डिफ्रे से बातें हमारी जारी हैं. पाकिस्तान नेदरलैंड्स रिलेशनशिप को हम डिस्कस कर रहे हैं. जब वापस आएंगे कुछ टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे, बिकॉज हॉलैंड या नेदरलैंड्स एक ऐसा मुल्क है जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो दुनिया भर में जाते हैं. उनके लिए पाकिस्तान में क्या अट्रैक्शन है और पाकिस्तान क्या कर सकता है इसके लिए, और नेदरलैंड्स के एक्सपीरियंस से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. Things regarding these two countries, since we are completing 75 years of friendship between Pakistan and Netherlands. So before the break we were talking about the tourism. Pakistan has a great opportunities and places to visit in when we talk about the mountain tourism and outdoor tourism. I've seen many of your countrymen and women coming to Pakistan and exploring things, but we still see, I think there's a huge potential then of the people who come. What can be the options to explore and to increase this particular phenomenon? Yeah, I think more promotion. Many people are not aware that the north of Pakistan, I have not been there myself yet. I will go the end of July. No. But, and I like hiking. By the way, I that's like the best season to go, by the way. Yeah, I know, that's what I was told. Yeah. So that's why I'm going also then, but with my husband. But I think people are simply not aware that it's spectacular. If I see the photo books, if I hear stories from others, yeah, it's very special. And I think you should cherish that. So it's something to promote. I would also say promote it in a careful way. Because you see also in the Netherlands, we had a flooding of tourists in Amsterdam, for example. Yes. So now one of our policies is to distribute tourists more across the country. Okay. Because if you have too many tourists, it becomes too crowded. It's no longer very nice to visit a museum, for example, if you're standing in front of a painting and there are 10 people in front of you, and you cannot even see what's on that painting. True. So I think you have a country where you have the sea, you have a beautiful coastline, long coastline, then you have the mountains. Yeah. Now those are things most people love. So I think you have a lot of potential to stimulate tourism. Much more actually than the Netherlands. They don't have these spectacular things. Talking about your experience regarding development, since you are working on that as well, we really want to know, what do you think, and have you observed that there are a lot of issues regarding development in Pakistan, and what's the most pressing to all? And of course you have a huge group of people well educated, but there are also people who are still lagging behind. Yeah. So I think because you have a very young population, so that needs to be a skilled population. And that will give you an enormous advantage in growth, in economic growth for the coming years. I think you are aware that the population in Europe is aging. Yes. So we have a very aged population and we lack skills, we lack young people to work, so we really struggle. And I think you have the advantage of having this 60% of the population being young, being able to carry the country forward.
So I see a great potential there as long as they are well educated, because you need skills. That doesn't mean that everybody has to go to university, not at all. Preferably not, but really vocational training. Those things need to be encouraged further, I believe. So, being ambassador, what are your plans in future to add this cooperation or to take it to the next level, whether it comes to the cultural cooperation or people-to-people contact? How are you going to work on that? What's in your mind? Now, yeah, we already have several initiatives. For example, we train regularly a group of diplomats in the Netherlands in an institute called Klingendaal, which the Pakistani diplomats really appreciate, because we bring diplomats together from across the globe. Great. And you learn from each other's skills. True. And for me, it's very nice because I meet Pakistani people who are saying, oh, I was in the Netherlands and I studied there. Or many people go also to Delft in the Netherlands, a technical university. They go to Wageningen, it's our agricultural university. So these exchanges create understandings, create friendships, create a cultural exchange. And sorry to cut you, but there was a time when we used to anxiously wait for Pakistan-Netherlands hockey match. We remember, but then there's, you know, the time came, the Netherlands team is still like on top and we've been not so good. No, so, I don't know, but yesterday I attended for a hockey event for children. Okay. So I really hope we can further work in that field as well. But the thing is that we are quite good in cricket, so I think we can have somehow exchange hockey and cricket somehow. I really agree with that point. I would love to bring the Dutch cricket team, because it's not a very We'd love to host Dutch cricket team, by the way. But could be so great to bring them to Pakistan, that they learn from your cricket players. And then perhaps in hockey we could do We'd a love to little learn hockey from the Dutch team for sure. Yeah, that would be lovely. So these are the things I'm really looking for. For me, it's not. It should not be a one-way street. True. It's a two-way street. Yeah. And we can learn from you. We can bring, the Netherlands can bring some things to Pakistan. So that's how I see it. That's really great. So since we are just going to close our interview, I think this is your first television appearance in Pakistan, and this is in our show in Expresso. How is the feeling? And you somehow opted Expresso to be. It's such an honor for us. Anything that you like to say in the end? I really appreciate this opportunity. This is my first interview, like you were saying. I think I want to thank Expresso for doing that. Thank you. And like I said, I really hope it will contribute to further fostering these strong relations we have between Pakistan and the Netherlands. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much for your time. It was an honor having you on this. Likewise, thank you. हमारे साथ एम्बेसडर साहिबा मौजूद थी, मिसेस हेनी। इनसे हम बात कर रहे थे। बहुत अच्छा हमने उनके साथ एक सेशन रखा जिसमें नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से हमने बात की कि किस तरह से कल्चरल एक्सचेंज हो या दीगर चीज़ें हों वो हेल्पफुल हो सकती हैं। सो लेट्स होप कि ये सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ बेहतर हो। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए Expresso. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज आज हमें दिखा रही है कोई मुगल दौर का तारीख साज कस्बा है और इस कस्बे के हवाले से क्या बता रही है, देखते हैं आज के सेगमेंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर से शेखुपुरा के सफ़र पर रवाना हूँ। आज मैं आपको एक कदीम कस्बा दिखाऊंगी। कहा जाता है कि ये जो कस्बा है ये मुग़ल अहद का है। ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पर मुग़ल अहद की एक मस्जिद, बाउली, कारवान सराय और वारिस शाह का मज़ार भी मौजूद है। तो चलते हैं वहाँ पर और इन तारीख़ी जगहों के बारे में वहाँ के इलाका मकीनों से कुछ बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? हम मुसाफिर हैं। तो आप में से कोई मुझे इस बाउली के बारे में आज बता सकते हैं, क्योंकि मैं आज इसकी हिस्ट्री जानना चाहती हूँ। इसकी एक एक ईंट अपनी दास्तान खुद सुनाती है। वाह, क्या बात है। आइए मेरे साथ।
जंडियाला शेर खान बेसिकली इस कस्बे पे अभी हम मौजूद हैं। इस कस्बे के बारे में मुझे बताएं, ये कस्बा बना कब था और ये शेर खान जो है ये कौन था जिसके नाम पे ये कस्बा है? शेर खान अकबरी अहद में एक शख्स था जो यहाँ आकर आबाद हुआ। ये सन था 1542। अच्छा। जब यहाँ के एक रहने वाले बुजुर्ग सैयद गजनवी की हदायत पर शेर खान ने इस बावली की तामीर की थी। अच्छा, ये बावली जो है ये बेसिकली क्या होती है? ये सीढ़ियाँ नीचे उतरिए, ये सीढ़ियाँ आपको बताएंगी। ये सीढ़ियाँ नीचे कुएं की तरफ जा रही हैं। अच्छा, नीचे कुआं है? जी, जिस कुएं के अंदर से सीढ़ियाँ गुजरती हों, जिस कुएं के अंदर सीढ़ियाँ उतरती हों, हाँ। उसे बावली कहते हैं। अरे वाह, और यही बुनियादी फर्क है कुएं और बावली और कुएं और बावली में। माजी की तरफ जाएं तो कभी मुगल शहजादों के घोड़े यहाँ प्यास अपनी बुझाते थे और कभी हाथी यहाँ से नीचे उतरते थे। क्या खूबसूरत दौर होगा वो। और नाज़रीन, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं ये जगह ठंडी होती जा रही है। अच्छा, ये जो जगह बनी हुई है मुझे इसके बारे में बताएं, ये किस मकसद के लिए? बुनियादी तौर पर तो ये एक डाट है। ये उस ज़माने के आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया गया था ताकि ये बिल्डिंग मजबूत बने। तो उस ज़माने में यहाँ पे खदाम लोग और मुसाफिर बैठते थे और अपनी महफिल वो आबाद करते थे। अच्छा, कुएं के पास मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन कुएं में पानी तो मौजूद ही नहीं है। पानी तो कब का खुश्क हो चुका है। अच्छा। लेकिन इसके दरो दीवार इसकी अजमत की दास्तान बयान कर रहे हैं। कभी ये बावली आबाद थी। अच्छा, इसको बनाने का क्या मकसद होगा उस दौर में? मकसद तो ये था कि ये बावली इर्द गिर्द के जो खेत खलियान और बागात हैं उनको सैराब कर सके। तो अभी आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे? मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। अच्छा, कारवान सराय दिखाता हूँ जहाँ पड़ाव करते थे कुछ काफले आकर। आइए मेरे साथ ऊपर चलिए। आप हश्त पहलू ये बुर्ज देख रही हैं, इसके 8 दर हैं। और जब काफले यहाँ आकर ठहरते थे इस कारवान सराय में तो यहाँ पे रातों को एक जश्न मनाया करते थे। वाह वाह। चांद की 14वीं रात को, जिसे मुगल माह नक्शब कहते थे, यहाँ तकरीबात होती थी। अच्छा। मौसीकी की महफिल होती थी, यहाँ पार्टीज होती थी और आबो हवा का और मौसमों का और खुराक का मजा लिया जाता था। क्या बात है। अच्छा, ये जो सराय हैं इनको बनाने का कोई और भी खास मकसद था? सराय का मकसद तो मुसाफिरों का क़याम था। ठीक है। और ये जो बुर्ज आप देख रही हैं हश्त पहलू, इनके बनाने का मकसद ये था कि गर्म मौसमों में हवा आपको मिलती रहे और मौसमों की शिद्दत से आप महफूज रहें। उनमें हिजरत भी होती होगी जब वो आते होंगे। जी। तो यहाँ के जो इलाका मकीन थे उस दौर में उनसे तो क्या चीज़ें एक्सचेंज करते थे? ताजरों के काफिले चलते थे कश्मीर से। ठीक है। और उनका रूट होता था सेंट्रल एशिया, साउथ की तरफ से आते थे। ठीक है। और ये इस गुजरगाह पे यहाँ वो क़याम करते थे। उनके पास श्रीलंका के मसाला जात होते थे, मालदीव के जवाहर होते थे, उनके पास चीन का समूर और रेशम होता था, उनके पास काशकर की कराकली कपड़े होते थे और उनके पास आर्मीनाई औरतों की दास्तानें होती थी। और यानी जैसे कहा जाता है कि जब आप सफर करते हैं तो आपके साथ कहानियां भी सफर करती हैं। जी, कहानियां साथ सफर। और जब वो इस तरह की किसी जगहों पर मिलते होंगे तो कोई चीन से आया है, कोई अफगानिस्तान से आया है, कोई समरकंद से आया है। बिल्कुल। और वो जब आके अपने ख्यालात को एक्सचेंज करते होंगे तो क्या एक खूबसूरत समा होता होगा। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, मैंने सुना है कि यहाँ पर वारिस शाह साहब का मज़ार भी है। आए मेरे साथ। वो आप देख रही हैं वो दरख्त, उस झुंड के पार वहाँ पीर वारिस शाह सो रहा है अपनी अब्दी नींद। जंडियाला शेर खान से जब वारिस शाह माइग्रेट करके मलका हांस गया तो उसकी ज़िंदगी में एक औरत आई जिसका नाम भागभरी था और उससे उसके इश्क का आगाज़ हुआ और उसने अपने उस मिजाजी इश्क को इश्क हकीकी में तब्दील कर दिया। ये भागभरी का इश्क था, ये उसकी मोहब्बत थी कि वारिस शाह से ये किस्सा मंजूम करवाया गया और ऐसा मंजूम किया कि उसने हीर को अमर कर दिया। मुकबल की दमूदर की हीर उसके आगे गहना गई और आज जब भी हीर का तस्करा होता है तो वारिस शाह के हवाले से होता है। आज जब भी रांझे को याद किया जाता है तो वारिस शाह के नाम से याद किया जाता है। ये वो पीर है जो माओं को बच्चे नहीं देता लेकिन मोहब्बत करने वालों को जिंदगी देता है। वड्डी उम्र ते बहुत औलाद वाला हो जैसा
सी हो ओ भी खाक दे विच समाया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं इससे पहले कि अगले सेगमेंट की जानिब जाएं, एक ताज़ा तरीन अपडेट हम तक पहुंच रही है। वो है जनाब शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को रोकने की जो दरखास्तें हैं इन पर समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और ये दूसरा रोज़ है। हमने इससे पहले आपको प्रोग्राम के आगाज़ में इस हवाले से आगाह किया था। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, चारों सूबाई हुकूमतों को इस बारे में नोटिस भी जारी किए गए थे, और IG इस्लामाबाद समेत जो चारों IGs हैं इससे सिविल मिलिट्री तहवील में लिए गए तमाम अफराद की तफसीलात लिस्ट तलब की गई थी। हमें इस वक्त ज़ैगम नकवी ज्वाइन करें इस्लामाबाद से ऑल द वे लाइव। उनसे ज़रा पूछते हैं कि ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट है। ज़ैगम, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या ताज़ा तरीन अपडेट है इसके ऊपर? ज़ैगम सही से सुन नहीं पा रहे आपको। ज़ैगम अपनी ऑडियो को प्लीज ठीक कर लीजिएगा। आवाज आप सुन रहे हो? जी 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 ज़ैगम प्लीज दोबारा से बताइए। कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो अहम मुकदमा है इसकी समाअत आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 7 रुकनी लार्जर बेंच केस समाअत कर रहे हैं, और सिविल सोसाइटी के वकील हैं फैसल सिद्दीकी जो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। फैसल सिद्दीकी जो है उन्होंने अपने तहरीरी दलाइल भी अदालत में जमा करवाए हैं, और उन्होंने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दरख्वास्त बाकी दरख्वास्तों से कुछ अलग है। ये दलाइल नहीं दूंगा कि सिविलियन का ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। ये भी नहीं कहता कि मिलिट्री कोर्ट्स के लिए ट्रायल सिरे से गैर कानूनी है। ये भी नहीं कहूंगा कि 9 मई को क्या हुआ था। और फैसल सिद्दीकी ये कहा है कि सिविलियन के ट्रायल की माजी में मिसालें हैं, फौजी अदालतों में फौजदारी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसको चैलेंज नहीं किया मैंने, किसी मुल्ज़िम की बरियत को भी चैलेंज नहीं किया, और इसमें फौज के हवाले से मुसलमान को जो मखसूस अफराद को चुना गया, और इसमें जो बंदीसी के तहत इस्तेमाल किया जाता है आर्मी एक्ट को, सिद्दीकी ने ये भी कहा कि जिन अफराद को इक़्तिदार दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल हुआ उनको अपील का हक मिलेगा, लेकिन जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा उन्हें अपील का हक हासिल नहीं होगा। अच्छा। और उसमें जो इस वक्त भी दलाइल वो दे रहे हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने इस्तफसार किया है कि नेशनल सिक्योरिटी के बाद कहा गया कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो और स्टेट सिक्योरिटी की हदूद में जाएंगे तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होने का जिक्र है। जबकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उनकी जानब से ये इस्तफसार किया गया कि ऑफिशियल राइट ज़ैगम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ज़ैगम, आप हमें इस हवाले से तफसीलात से आगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मुकदमे की समाअत जारी है, दलाइल दिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को इस बारे में नोटिस भी जारी किए गए थे। जो ही अपडेट्स इस बारे में मजीद आती हैं तो आपको आगाह करते रहेंगे। अब हम एक्सप्रेसो में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास बड़ा अहम सेगमेंट है और वो है ईद कुर्बान से रिलेटेड। बिल्कुल, ईद कुर्बान से रिलेटेड, और आपको पता है ईद कुर्बान की आमद है, लोग मवेशी मंडियों में जाकर मवेशी खरीद रहे हैं, और इस वक्त महंगाई के बाद से अगर हम बात करें तो इस साल जानवर जो है लोगों की पहुंच से कुछ दूर भी हैं, मगर लोग अपनी इस्तिताअत के बहुत दूर है। वैसे लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जी अल्लाह की राह में कुर्बानी करना चाहते हैं और आदा भी रखते हैं। जो लोग मंडियों में नहीं जा सकते या जिनके जो मसाइल हैं वो ये किसी वजह से भी आप कहने को नहीं जा सकते, उनके लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने एक नई सहूलत मुतारिफ करवाई है और वो है ऑनलाइन कुर्बानी। ये क्या है और ये कैसे मुस्तहिक अफराद तक इसका गोश्त पहुंचेगा, इसके लिए हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो हमारी खिदमत के कुछ नए इनिशिएटिव्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड भी है। हमारे साथ जी नाइब सदर है अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़िक्रुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अल खिदमत के हवाले से जाहिर है अब कुर्बानी के इस फरीज़े के लिए सब लोग ऑब्वियसली तैयारी कर रहे हैं। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये क्या आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जो ऑनलाइन कुर्बानी है ये किस तरह से मुस्तहिक अफराद तक इसकी गोश्त भी पहुँचेगा और दीगर मामला भी एग्जीक्यूट होंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करती है और ये सारे का सारा काम जो है ये अपनी कम्युनिटी को सर्व करने का काम है, जिसमें जब कोई बड़ी आफत आ जाए डिज़ास्टर के अंदर तो अल खिदमत की पहचान तो डिज़ास्टर है। आपने देखा ज़ल्ज़ला आया, सैलाब आए, इस तरह से कोरोना की वबा आई तो अल खिदमत ने पूरे मुल्क के अंदर बेपनाह काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि
पाकिस्तान की कौम ने भी और बाहर मुख्तलिफ मुल्कों ने भी खिदमत की इस पूरी जद्दोजहद को रजिस्टर्ड किया, रिकॉग्नाइज किया। अभी जो हालिया सैलाब है इसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर तक कमोबेश 2 करोड़ लोग इससे मुतासर हुए हैं और सिंध का बड़ा एरिया, इस तरह से बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और KP के अजला जो है ना वो इसमें मुतासर हुए हैं। इसमें भी जो हमारे वॉलंटियर्स थे उन्होंने जिस तरह से काम किया वो आप लोगों ने दिखाया, पूरी दुनिया को हम मशकूर भी हैं अपने मीडिया के। यानी सैलाब में जो हमारा स्वात के अंदर आपने देखा कि जब एक फैमिली घिर गई तो हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो जो उन्हें मुयसर आया, एक चारपाई मुयसर आई, उसको उन्होंने रस्सों के साथ बांधा और दरिया के पार गए और उस फैमिली को लेके आए। तो इसको पूरी दुनिया में, यानी दुनिया के जो पाकिस्तान के चैनल ने तो चलाया लेकिन दुनिया भर के चैनल्स ने उस एफर्ट को चलाया। तो इसके पीछे मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो वॉलंटियर्स हैं कि जो इतना जज्बा रखते हैं कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और इस मौक़ों पे अपने लोगों को बचाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। तो ये तो मुख्तलिफ अमूर हैं जिसमें हमारा साफ पानी में बहुत बड़ा काम है, मुल्क भर में हम काम कर रहे हैं। इस तरह से डिज़ास्टर के अंदर काम है, तालीम और हेल्थ के अंदर अलखिदमत काम कर रही है, कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर हमारा बड़ा काम है। इस तरह से पाकिस्तान के नौजवानों को यूज़फुल बनाने के लिए हमने वॉलंटियर मैनेजमेंट का एक नया काम शुरू किया है और उनको हम नौजवानों को पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ ला रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एयरपोर्ट के एरिया में और महमूद बूटी बंद जो है इसमें 35,000 प्लांटेशन उन नौजवानों के ज़रिए से करवाई है और हमारी उस ड्राइव के अंदर कोई 5,000 से ज़ायद नौजवान लड़के और लड़कियां थी कि जिन्होंने अपने हाथों से वो पौधे लगाए। And they were all volunteer doctors? सारे वॉलंटियर थे वो। बहुत अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बड़ा काम है जो हमने शुरू किया है। ये जो कम्युनिटी सर्विसेज का एरिया जिसको मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ अलखिदमत में, इसके अंदर इसके भी सब एरियाज हैं। इसमें जेलों के अंदर काम हम कर रहे हैं। इसी तरह से इसमें व्हील चेयर मिशन है कि पूरे मुल्क में हमने ये फैसला किया और बल्कि ऐलान कर दिया है कि जिस माजूर को भी व्हील चेयर चाहिए अलखिदमत उसको फ्री व्हील चेयर फराम करेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, और अब तक हम हज़ारों व्हील चेयर जो है वो पाकिस्तान भर में फ्री तकसीम कर चुके हैं और बहुत अच्छी व्हील चेयर है। हम मुख्तलिफ मौके जब आते हैं, माजूरों का आलमी दिन आता है, उस मौके पे फिर इसको ज़रा डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और ब्रांडिंग भी करते हैं। वैसे ये पूरा साल काम हमारा चलता रहता है। इसी तरह से जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें अक़लियती बरादरी पाकिस्तान की, इसमें क्रिश्चियन भी हैं और सिंध के अंदर हिंदू बरादरी भी है, उनके अंदर हम काम कर रहे हैं। ये ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराय कम्युनिटी ये काफ़ी निगलेक्टेड है। आपने देखा कि इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, इनके लिए दरवाजे जो हैं वो बंद हैं रोज़गार के और मुलाजमतों के। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें हमने देखा है कि वो आपको भीख मांगते हुए नजर आएंगे। अच्छा, कुछ नाच गाने में चले जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो बेचारे पड़े हैं। तो हमने इस काम का आगाज़ कोरोना में किया कि कोरोना में जब हर तरफ लॉकडाउन था और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हो गए, तो फिर हमने जहाँ पे पूरे मुल्क के अंदर लाहौर में, कराची में, दीगर शहरों में गरीब लोगों तक राशन पहुंचाया, उनकी खिदमत की, तो उस मौके पे फिर हमें मतवज्जो किया गया कि ये कम्युनिटी भी बहुत ही निगलेक्टेड है और ये तो बेचारे पहले ही कुछ मांग के अपना रोजगार चलाते हैं, तो उनको भी आपने इस धारे में शामिल। उस वक्त फिर हम इनके पास गए और हमने राशन उनको दिया, उनकी मदद की। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उस वक्त से फिर ये हमारे साथ लाइजॉन में थे। अब हमने अपने कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर इसको एक सब एरिया के तौर पे क्योंकि डॉक्टर साहब टाइम कम है तो मैं चाहता हूँ ये जो कुर्बानी का फिनोमेनन है, इंडीड बाकी जितने भी शोबे हैं और अलखिदमत हमारे दिल के बड़े करीब है, वन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस जिसे इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जाता है और काम की बेस पे किया जाता है, हमें नजर आता है द वे यू पीपल वर्क। कुर्बानी के हवाले से हमें बताइए, ऑनलाइन हम गेमिंग तो सुनते हैं, ऑनलाइन दीगर चीजें तो सुनते हैं, क्या कुर्बानी हमें होते हुए आप ऑनलाइन दिखाएंगे, नशर करेंगे अपने पेज पे, लोग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? व्हाट इज दिस फिनोमेनन ऑनलाइन कुर्बानी? आप अभी प्रोग्राम के आगाज में ये आपस में बात कर रहे थे ना कि कुर्बानी इतनी महंगी हो गई है कि ये तो अब मिडिल क्लास की रीच से भी निकल गई है। अब देखा ना, एक बकरा इस वक्त 70-80 हज़ार से कम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब जो 50,000 भी सैलरी लेने वाला 60 तक तो हमें नहीं मिल रहा, मुझे यही डिस्कस करें। तो मुझे बताएं कि एक 50,000 बंदा जो 50,000 कमाता है या सैलरी, वो तो अपने बच्चों की रोटी रोजी पूरी नहीं कर सकता, वो कुर्बानी कैसे करेगा? किसी दौर के अंदर कोई 10, 12, 15 हज़ार में बकरा मिल जाता था। अब तो जो गाय का शेयर है वो भी लाहौर में 25,000 एवरेज है, यानी कोई 18, 20, 22 भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है। जो रेट है वो 24, 25, 26, 27 तक भी रेट है गाय के एक शेयर का। तो इससे आप अंदाजा करें कि इस वक्त कितनी मुश्किल हो गई है।
और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे घर और ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद लाखों में है कि जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते। आप मुझे बताएं कि 2000 रुपये किलो गोश्त जो है वो कौन खरीद के खा सकता है? जो मजदूर दिन का 500 रुपये कमाता है और उसमें वो अपने बच्चों की रोटी रोजी पूरी करता है, क्या वो 2000 किलो वाला गोश्त खरीद कर खा सकता है? वो नहीं खा सकता। इसलिए अल-खिदमत ने ये फैसला बहुत पहले किया कि हम अपने इस तरह के जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब हैं, पूरा साल बेचारे वो गोश्त की तलब में रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं कि चलो को घर में गोश्त पक जाए, तो हमने फिर ये कुर्बानी प्रोजेक्ट शुरू किया। और इसके अंदर ये है कि हम ड्राइव शुरू करते हैं, जो अहले खैर हैं, जो पहले से अल-खिदमत से मुंसलिक हैं, हमारे डोनर्स हैं, हम उनको कहते हैं कि भी आप इसके अंदर भी काम करें। देखिए कुर्बानी तो बहरहाल एक मुसलमान जो साहिब हैसियत है उस पर वाजिब है, फ़र्ज़ है उसके ऊपर, ये अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत है, तो कुर्बानी तो लाजमी है, जो कर सकते हैं जो साहिब इस्तात हैं। तो हमने फिर लोगों को ये कहा कि आप अगर आपके पास वसाइल हैं तो आपने अगर अपने घर में 2 बकरे करने हैं, 1 गाय ज़िबा करनी है, तो आप अपने घर में 1 जानवर करें और 1 जानवर आप अतिया करें। ठीक है। अल-खिदमत आपको ये सहूलत देगी कि हम इस मुल्क के गरीबों तक, मुस्तहिक लोगों तक जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, ठीक है, उन तक ये टाइम कम है। मैं चाहता हूँ जल्दी ज़रा इसका प्रोसीजर क्या है, लोग कैसे इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, और दूसरा पार्ट इसी सवाल का ये कि वो गोश्त कैसे मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेगा, मुझे कैसे यकीन होगा कि जो पैसे मैंने अल-खिदमत को दिए वो जायज़ गरीब लोगों तक उसका गोश्त पहुँचा? देखिए अल-खिदमत का जो हमारा अकाउंट है ऑनलाइन, वो फेसबुक के ऊपर भी मौजूद है, ट्विटर के ऊपर भी मौजूद है, उसके हम तशहीर भी करते हैं। तो जो चाहते हैं वो ऑनलाइन उस अकाउंट के अंदर अपनी रकम वो ट्रांसफ़र कर दें और वो हमें हमारे कोई आपने मिनिमम शेयर नहीं रखा जितने मैं चाहूँ कर सकता हूँ? हर साल हम उसका शेयर रखते हैं। इस वक्त जो गाय में हिस्सा डालना चाहता है तो 19,000 रुपये हमारा गाय का शेयर है, एक हिस्से का। और जो बकरे की कुर्बानी करना चाहता है तो 45,000 हमने उसका शेयर, ये अनाउंस है पूरी दुनिया के अंदर, हमने ये अनाउंस किया है। और हमारे डोनर जो मुल्क में भी हैं और मुल्क से बाहर भी हैं, तो वो हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये पैसे हमारे पास आ जाते हैं, फिर हम इससे परचेज़ कर लेते हैं। इस वक्त हमने दुनियापुर में एक बड़ा कैटल फार्म वो बनाया है, वहाँ पे हज़ारों जानवर हमने ख़रीद के इस वक्त रखे हुए हैं। मांगा मंडी के अंदर हमारा एक कैटल फार्म है, ये फिर हमारे पास जानवर हम खरीद लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको स्लाटर हाउस में ज़िबा करते हैं। और ये प्रोसेस बिल्कुल शफाफ है। अगर आप इस हवाले से डोनेट कर रहे हैं तो आपका जो गोश्त है, आपके कुर्बानी के जानवर के जो भी आपकी है वो जायज़ लोगों तक पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ज़िक्रुल्लाह साहब। आप नाइब सदर अल-खिदमत फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद थे, ऑनलाइन कुर्बानी के हवाले से और दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो अल-खिदमत कर रहे हैं बता रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वकार अहमद मलिक साहब का एक सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड स्टुपिडिटी के हवाले से हम बात करते हैं, उसकी क्या जिसे कहते हैं ना हमाकत की नफ्सियात, क्या इसके बारे में बात होती है। और आज जिक्र है जनाब चुनाव के वसी इख्तियार का, इसके नफ्सियाती असरात क्या हैं? थोड़ा टेक्निकल लग रहा है आपको, समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी। और स्टुपिडिटी से हम कैसे बचें, हमाकतों से कैसे बचें। हमाकत की नफ्सियात हमारे इर्द गिर्द हर जगह फैली होती है। हमारे फ़ैसलों में इतने अमकाना फ़ैसले होते हैं कि जिनको हम सोच नहीं रहे होते कि ये अमकाना है, लेकिन वो अमकाना होते हैं और उसकी वजह से हम हमेशा गलत फ़ैसले करते हैं। और साइकोलॉजी का शुक्रिया कि जिसने 100-150 सालों में बहुत सारी तहकीक करके हमें ये बताया है कि कौन से फ़ैसले अहमकाना हैं और कौन से अक्लमंदाना फ़ैसले होते हैं और इन अहमकाना फ़ैसलों से बचने का क्या तरीक़ाकार है। पहला तरीका तो यही है कि उनको पहचाना जाए कि ये फ़ैसले अहमकाना हैं, और दूसरा सतह ऑफ कोर्स उनको अवॉइड करने की है। तो इसी सिलसिले में यानी हमाकत की नफ्सियात में आज हम बात करेंगे पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस की। यानी पैराडॉक्स ऑफ चॉइस एक सर्टन हमाकत है जिस पर हमने बात करनी है। सो आपको एक खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक जनरल स्टोर है, उसने 24 जैम्स रखे, 24 जैम्स यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी उसने रखी, और उसने ये कहा कि इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इसको ले भी सकते हैं। दूसरी तरफ एक और जनरल स्टोर ने तकरीबन 6 जैम की बोतलें रखी डिफरेंट, वहाँ पे भी ऑफ़र क्या थी, आप टेस्ट भी कर सकते हैं फ्री में और डिस्काउंटेड प्राइस पर उनको ले भी सकते हैं। अब आपका क्या ख्याल है कौन ज़्यादा कामयाब होगा?
पहले केस की जाने पर अगर हम जाएँ तो उसने 60% अट्रैक्शन पैदा की, यानी वहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स थे, वहाँ पे जितने भी लोग थे, वो 60% लोग जो थे वो अट्रैक्ट हुए इस कदर वैरायटी, इस कदर चॉइसेस को देख के। यानी 24 जैम्स की बोतलें हैं तो लॉट ऑफ चॉइस, तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि कितने लोगों ने वो जैम ली है। ये बेसिकली जितने मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ ये एक स्टडी पर मुश्तमिल है। अब परचेज़ कितना किया गया तो पता ही चला कि वो 60% जितने भी लोग आए, 3% लोग वो थे जिन्होंने वो जैम ख़रीदा। अब आते हैं दूसरी केस की जानिब, जो सिर्फ 6 जैम उस जनरल स्टोर में रखे हुए हैं। तो जो 6 जैम जिसने रखे हुए हैं, यानी जिसने लेस चॉइस दी हुई है, तो वो कम लोगों को अट्रैक्ट कर सका, सिर्फ 40%, यानी 60% की निस्बत ऑफ कोर्स कम है, 40% लोगों को वो अट्रैक्ट कर सका। लेकिन उसकी जो सेल्स थी वो सेल्स 30% थी। 30% जैम्स उसके बिके। पिछले के कितने बिके? 3%, इसके 30%, 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा सेल किसने की? जिसने लेस चॉइस थी। जो ज़्यादा चॉइस वाला था उसने अट्रैक्ट लोगों को ऑफकोर्स किया, लेकिन उसने कम सेल की। वजूहात क्या है? हमें ये मालूम होता है कि एक दफ़ा जब हमें बहुत सारी चॉइसेस, ज़्यादा नंबर दिया जाता है तो वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट तो ज़रूर करता है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ पैदा कर देता है जिसको हम कहते हैं कि डिसीजन फटीग पैदा कर देता है। फैसला करने की कुव्वत को शदीद मुतासिर करता है। जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी, जितनी कम चॉइसेस होंगी, उतना हमारा फैसला भी बेहतर होगा। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी नथी है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक फ़ैसला कर लेते हैं बहुत सारी चॉइसेस में से या कम चॉइसेस में से, तो जब आप बहुत सारी चॉइसेस में से फ़ैसला करते हैं तो ऑफकोर्स आप किसी एक चीज़ को चुनते हैं, तो बहुत सारी रह जाती हैं। वो जो रह जाती हैं वो एक रिग्रेट की फीलिंग छोड़ जाती हैं। वो रिग्रेट की फीलिंग जो है वो उस हैप्पीनेस पे जो कि आपने चॉइस ली है उसको ओवरकम कर जाती हैं। वो खुशी आपको नसीब नहीं होती। लेकिन जो लेस चॉइस है उसके अंदर आप अपने आप को विनर या अपने आप को इंटेलिजेंट या आपको बेहतर फैसला करने वाला अपने आप को महसूस कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो कुछ आपने छोड़ा है वो कुछ ज़्यादा नहीं था। मैरिजेस के वाले से भी बिल्कुल तकरीबन ऐसे है। जितना ट्राइबल कल्चर में मैरिज की जो चॉइस थी दोनों जेंडर के लिए, अगर वो महदूद थी तो वो फैसला इतनी जल्दी हो जाया करता था। लेकिन जब आपके चॉइसेस बहुत ज़्यादा आप बढ़ा दी, यानी जितना सोशल मीडिया से लेके और ऑफ कोर्स अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, तो उतना ही वो फैसला मुश्किल हो गया। और फैसला तो आप कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा चॉइसेस में जब भी आप फैसला करते हैं तो एक रिग्रेट की जो फील है, यूँ कहिए कि जैसे वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो इत्मीनान है, वो आपसे ज़रा छिन जाता है, वो कम हो जाता है इत्मीनान, जो कि लेस चॉइसेस में आपको रहता है, आपके पास रहता है। सो आप अपनी पूरी ज़िंदगी में भी देख लीजिए, अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, आपकी जितनी ज़्यादा आपको चॉइसेस दी जाएंगी आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। और अगर आप जितनी लेस चॉइस के अंदर, मिठाई का डब्बा आप देख लें जिसमें बहुत सारी कलरफुल मिठाइयाँ होती हैं आपके सामने आता है, तो आप उसमें से अगर एक चीज़ चुन लेते हैं तो यकीन कीजिए कि वो जो रिग्रेट की फीलिंग है, जो बहुत कुछ रह गया है, यानी वो मैं नहीं ले सका, तो वो ओवरकम कर जाती है उस लड्डू पे या उस बर्फ़ी पे जो आपने इख्तियार किया है, जिसको आपने चूज़ किया। जबकि दूसरी तरफ अगर आपको सिर्फ बर्फ़ी और गुलाब जामुन दे दिए जाएँ तो उसमें से आप एक कर लेंगे, बाकी ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आपको पता है ईद कुर्बा के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मवेशी मंडियों में जो सूरत हाल है वो किस तरह की है, इसी हवाले से आज हमारा सेगमेंट है तड़के, जिसमें सिकंदर बट गए हैं मवेशी मंडी और वहां की बता रहे हैं सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर बट और मैं आया हुआ हूं लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में। जिन लोगों ने अभी तक कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदा उनके लिए आज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ रहिएगा। तकरीबन जी 2 से 3 घंटे हो गए हमें मंडी में एंटर हुए और कोई समझ नहीं आ रही है। जिस जानवर का हम 50,000 रुपये लगाते हैं उसका ये लाख रुपये मांग रहे हैं, जिसका हम 70,000 रुपये लगाते हैं उसका ये 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। पिछले साल कितने का लिया था आपने? पिछले साल हमने 272 का लिया था, लेकिन इतने की वो चीज़ नहीं है जितने ये मांग रहे हैं। बहरहाल मासूम बंदा है, महंगाई का इम्पैक्ट हर चीज़ पे होता है। जी।
सुबह आ गए, फर्स्ट टाइम से आए, नाश्ता भी नहीं अभी तक किया, तो बड़ी मुश्किल से ये तेल लिया हमने। ये खड़े ऐसे हुए, मैं इनको व्यापारी समझ के इनके पास आया। लोग महंगाई के बावजूद सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बेहद मोटिवेटेड हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। 30,000 वाला बकरा जो है उसका ये 65 प्लस मांगते हैं, 75 तक। अगर वो कहते हैं जी कुर्बानी है, यानी कि इनका मकसद कहने का कि आप मंडी में आए, आप कुर्बान इधर हो जाएं, तो बाकी जो बाद में बचेगा देखा जाएगा। ये मेरे पसीने आप देख रहे हैं, ये आधे पसीने कीमतें सुन के हैं और आधे पसीने गर्मी की वजह से हैं। मंडी के इंतजाम ठीक है? इंतजाम मंडी का इंतजाम बहुत नाकिस। 100 रुपए की पर्ची है वो 300 ले रहे हैं। जब बाहर निकलते हैं तब भी पर्ची लेते हैं, अंदर दाखिल की 100 रुपए पर्ची लिख के 100 देते हैं और वसूल 300 करते हैं। मंडी में सफाई के इंतजाम कैसे? पहले 1-2 दिन सफाई की थी, अब सफाई ये देखिए आदमी चल भी नहीं सकते, पानी इतना है, बहुत ख़राब रास्ता है, जहाँ गाहक भी नहीं आ जाते इधर। ये शाहपुर कांजरा लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, मुस्तकिल मवेशी मंडी मानी जाती है और यहाँ पर इंतजामात के हवाले से जो व्यापारी हैं उनकी बात आपने सुनी, मुझे तो सुनकर अफसोस हुआ। शेखुपुरा की मंडी की निस्बत ये लाहौर की जो मंडी है तेज़ है। किस चीज़ में तेज़ है? हर चीज़ में तेज़ है, छोटे जानवर में भी तेज़ है, बड़े जानवर में भी तेज़ है। तो फिर आपने शेखुपुरा से क्यों नहीं किया? बस हम ये समझ के आए यहाँ की मंडी सस्ती होगी, इसलिए शेखुपुरा से इधर आ गए। हमें ये नहीं था पता ये मंडी तेज़ है। 3 दफ़ा कहो गलती होगी। ये क्या है? ये सर पंखा है, सोलर सिस्टम है, गरीब का सोलर सिस्टम है। इसके जरा फैज या मुझे भी तो करो। मैं कहता हूँ कि ऐसी हवा आती है जैसे आपको एयर कूलर की हवा आएगी। वाह वाह, देख लो आपके सामने है मेरे भाई। बिजली इतनी महंगी हो गई है, सोलर सिस्टम प्रमोट होना चाहिए यार। वैसे आप सस्ता छतरा तो नहीं दे सके, लेकिन आपने सस्ता सोलर दे दिया, ये आपकी मेहरबानी है। आपका शीप है? नहीं, लेने दें। तो ये आपने पसंद किया है? हाँ जी। कितने का ले रहे हो? ये उन लोगों ने तो 7,000 रुपया था। अच्छा, तो आप कितना दे रहे हो उनको? 45। आप इसके साथ फिर खेलोगे घर जाके? हाँ जी। खरीदारी लगता है हो गई कामयाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अपने मुतवक्का बजट के अंदर ये मिल गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मकसद से निकले थे मिल गया है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस साल कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए आपको कुछ स्पेशल स्ट्रगल करनी पड़ी है कि आपके बजट में आ गया? आ गया अल्हम्दुलिल्लाह बजट। देखें जो पिछले साल था हमें पता था कोई 20-25 हज़ार रुपये पर पीस महंगा मिलेगा, तो वही हुआ। जी भैया, क्या हो रहा है मंडी में? व्यापारी बेतुका ही पैसे मंगी जाते हैं, 3.5 लाख 4.5 लाख। वो अपनी समझो घर लैके आते हैं 2 लाख रुपया गल, इतने आते 3.5-4 लाख रुपया। कई लोग वापस खाली मुड़ जाते हैं, कुर्बानी नहीं लैंदा। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी का इंतजाम नहीं है, तो आपका बच्चा तो ये पानी पी रहा है, तो ये कैसे आया? भाई इसको गर्मी से ना बड़ी प्यास लगी थी, मैंने ये भाई से कूलर परचेज किया, 300 रुपये में ये कूलर परचेज किया है, अब उसको पानी पिला रहा हूँ। बच्चे के पीने के लिए 300 रुपये में पानी उन्होंने परचेज किया है। कितने साल का ये? 5 साल का है जी। नाम इसका ढोला है जी। ये आपने घर पे पाला है? हाँ जी, अपना फार्म है हमारा। राजनपुर से आए हैं हम, जिला राजनपुर पंजाब का आखिरी जिला है। पिछले साल काम है। पिछले साल भी इस मंडी आए थे आप? नहीं जी, पिछले साल हम गए थे कराची। ठीक है। वहाँ इसका 20 लाख लगा था, हमने नहीं दिया। हमने इसी का जी। इसी को लेकर फिर जा रहे हैं आप? हाँ, पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की सैर करवानी है ये। जानवर कितने में फरोख्त कर रहे हो आप? 4.5 लाख। तो अभी तक कितनी ऑफर मिली? 3 लाख रुपया अभी तक। यार हर बंदा यहाँ पर कह रहा है कि बहुत महंगा कर दिया जानवर। भाई साहब पीछे से मंगाए। ये एक चेन रिएक्शन है जी। एक चीज़ जो कंज्यूमर को महंगी मिलती है वो पीछे से ही महंगी चलती है। और इधर तो आओ छोटे नवाब, क्या नाम है आपका बेटा? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, क्या करने आए हो यहाँ पर? बकरा लेने। तो किस कलर का बकरा लोगे? वाइट। और अगर पापा को ब्लैक पसंद आ गया तो? नहीं लेने दूंगा। आपने वाइट ही लेना है? लो जी, ये हमारे छोटे नवाब वाइट बकरा लेने आए हुए हैं। दुआ कीजिएगा कि इनको वाइट बकरा मिल जाए। जा बेटा। जी, तो ये था तड़के तड़के मवेशी मंडी स्पेशल। सूरत हाल यहाँ ये है कि महंगाई ने जहाँ हमारे आम समाजी रवैयों को मुतासर किया, वहीं हमारे मजहबी अकायद और रसूमात की अदायगी में भी रखना डाला। देखना यह है कि मसनद इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों को अवाम की इस तकलीफ़ का कब एहसास होता है। तड़के तड़के से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
तड़के तड़के सेगमेंट तड़के तड़के कुछ जानवरों की बात हो गई। आप भी क्या कहते हैं, कमर कस लीजिए क्योंकि हालात कुछ खास ठीक नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी मंडी के अंदर अगर आप जाते हैं। खैर जी, प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है और ये हफ्ता भी दैट्स द हैप्पीएस्ट मोमेंट दैट वी शेयर विद यू। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है इतवार को आपको कारवां सराय दिखाते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब द लेजेंड उसको खुद होस्ट करते हैं और कुछ अनकहे वाकयात कहे किस्से हमें सुनाते हैं। तो इस दफ़ा कारवां सराय में क्या बात हो रही है, ज़रा कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं। पागल कर देने वाली खुशबू है, कीकर का फूल होता है, धरेक के फूल होते हैं। तो अता वो बूटा है जिसके साथ तमाम वो देसी फूल लगे, सबको अपनी महक आती है और वो अपने वतन से इस तरह जुड़ा हुआ कि तेनू ले जाना मियाँ वाली। मेरे दोस्त गुलजार ने लिखा यारा सीली सीली बिरहा की रात, और लता मंगेशकर ने गाया और पूरी दुनिया में लोग इसको गाते थे। तो मैं कभी कभार यही सोचता हूँ कि ये गाना जिसने रेशमा को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाया, जिसकी मुख्तलिफ लोगों में मुल्कों में कॉपी हुई और वो अब भी एक असरअंगेज़ गाने के तौर पे मौजूद है, उसका जो क्रिएटर था, जिसने उसे लिखा, जिसने उसकी धुन तरतीब दी, उसे क्या मिला? गोभी का एक फूल और चंद शलगम। मेरे एक प्रोग्राम में आई तो मैंने कहा कि आप वहाँ पे गई थी इंग्लैंड, तो आपको तो अंग्रेज़ी नहीं आती, तो फिर आप वहाँ पे क्या करती थी? कहती तौर साहब मैनू सारी समझ आती, पता होंगे कितने कहीदा है, नो वे नो। अच्छा, तो इस किस्म की गुफ्तगू करती थी। और बाद में कैंसर का शिकार हुई, शौकत खानम में उनका इलाज हुआ, लेकिन कुछ अर्सा सेहतमंद रही, फिर फौत हो गई और हमने सुराग लगाया है कि वो दफन कहाँ है। गुलबहार बानो को बहुत कम लोग याद करते, इसलिए कि कम टेलीविज़न पर आई और उनकी मुस्कुराहट जो थी बहुत सैरंगेज़ थी और बड़ी शर्मीली सी खातून थी, वेरी गुड लुकिंग थी। उनके साथ उनके मामू होते थे जो धुनें बनाते थे, लेकिन उनका एक गीत जो था मोहसिन भोपाली का लिखा हुआ, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। आमतौर पर जो बड़े गुलकार होते हैं, अदीब भी बड़े जो होते हैं, उनकी औलाद जो रहती है उनके साये की वजह से वो जो डोमिनेशन होती है वो ज़्यादा लाइक नहीं होती। अता इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत, उसका बेटा सांवल बहुत अच्छा गाता, बहुत ही अच्छा गाता है। और उसकी बेटी जो है लारेब, क्या खूबसूरत नाम रखा है अता ने। वो इस वक्त एक फहरिस्त आई थी 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी वेमेन, उसमें उनका नाम था लारेब अता। रेशमा के हवाले से बात होगी, ताउला ईसा खेलवी के हवाले से बात होगी। तो इस हफ्ते का जो कारवां सराय है डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इतवार की शाम 7:05 पे आप एक्सप्रेस पे देख सकेंगे। प्रोग्राम का वक्त जी खत्म हुआ, हम आपसे मंडे को मिलेंगे और कल और परसों हम आपको इजाजत देते हैं। बिल्कुल, आप छुट्टी करें मंडे तक के लिए। मंडे तक के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।